हर कामयाबी पे तुम्हारा नाम होगा। हर कामयाबी पे तुम्हारा नाम होगा। तुम्हारे हर कदम पे दुनिया का सलाम होगा। डटकर सामना करना तुम मुश्किलों का। एक दिन वक्त भी तुम्हारा गुलाम होगा। जी हाँ, आपने ठीक सुना। हमें मुश्किलों और हालातों का सामना करना ही होगा। हमारी सामने परिस्थितियाँ व हालात चाहे जैसे भी हों, हमें उन सभी मुश्किलों से लड़ना होगा। अपनी राह को सुगम व सरल बनाना होगा और अपने लक्ष्य को हासिल करना होगा। फिर एक दिन तो वक्त भी हमारा गुलाम बन जाएगा। हाय फ्रेंड्स, आई एम राकेश सिंह एंड यू आर वाचिंग माय स्टडी चैनल करिश्मा स्टडी जोन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने पुनः आपके लिए भूगोल के महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों का कलेक्शन किया है। फ्रेंड्स, ये सारे प्रश्न कॉम्पिटिटिव लेवल के हैं, तो आइए इन प्रश्नों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, मिस्र नील नदी का उपहार है। यह कथन किसका माना जाता है? मिस्र नील नदी का उपहार है, यह कथन किसका माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है हेरोडोटस। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित भूगोलवेत्ताओं में से किसने मानव केंद्रित भूगोल पर बल दिया? यानी मानव केंद्रित भूगोल पर बल देने वाला भूगोलवेत्ता का नाम बताना है। मानव केंद्रित भूगोल, यानी मानव केंद्रित भूगोल जिसने यह शब्द दे दिया है, उसका नाम है फ्रेंड जेफरसन। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा। मानव केंद्रित भूगोल पर बल देने वाला जो भूगोलवेत्ता है उसका नाम है जेफरसन। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, द्वितीय जनसांख्यिकी संक्रमण की अवधारणा किसने प्रारंभ की? द्वितीय जनसांख्यिकी अवधारणा, द्वितीय जनसांख्यिकी संक्रमण की अवधारणा किसने प्रारंभ की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वेंडिका। यानी वेंडिका द्वितीय जनसांख्यिकी संक्रमण की अवधारणा को आरंभ किया। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, प्रत्येक 4 वर्षों पर अधिवर्ष क्यों होता है? आपको बताना है प्रत्येक 4 वर्षों पर अधिवर्ष क्यों होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बरस की लंबाई दिनों की पूर्णांक संख्या नहीं है। बरस की लंबाई दिनों की पूर्णांक संख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर वस्तुओं के भार में किस प्रकार का परिवर्तन होता है? यानी जब हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो वस्तुओं के भार में क्या परिवर्तन होता है? तो वस्तु का भार बढ़ता है। वस्तु का भार बढ़ता है, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। इसमें वस्तु के भार में बढ़ोतरी होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, पृथ्वी के घूर्णन बल में कमी के कारण ही विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर वस्तु के भार में बढ़ोतरी होती है। यानी इसका कारण है पृथ्वी का घूर्णन बल में कमी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, अक्षांश रेखा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपको बताना है अक्षांश रेखा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है फ्रेंड्स। यानी सत्य कथन को आपको बताना है। तो यहाँ स्टेटमेंट जैसा कि दिए गए हैं, स्टेटमेंट पहले देखते हैं। स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है, विषुवत रेखीय वृत्त सबसे बड़ी अक्षांश रेखा होती है। यह करेक्ट है। दक्षिणी गोलार्ध में विषुवत रेखा से 23 डिग्री अंश पर मकर रेखा होती है। यह करेक्ट है। उत्तरी गोलार्ध में विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री अंश पर कर्क रेखा होती है। यह भी ऑप्शन करेक्ट है। यानी अक्षांश रेखा के संदर्भ में यहाँ पर 3 करेक्ट बातें आ रही हैं। विषुवत रेखीय वृत्त सबसे बड़ी अक्षांश रेखा होती है। जी हाँ, ये करेक्ट है। दक्षिणी गोलार्ध में विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री अंश पर मकर रेखा होती है। तो मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में होती है, विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री अंश पर। यह करेक्ट है।
उत्तरी गोलार्ध में विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री अंश पर कर्क रेखा होती है। जी हाँ, ये भी करेक्ट है। नीचे जो 4 नंबर का दिया गया है, 68.68 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को अंटार्कटिका वृत्त कहते हैं। तो यहाँ पर जो दिया गया है 68.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को, फ्रेंड्स ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो यहाँ जो है कि करेक्ट 3 ऑप्शन मिल रहे हैं, 1 2 3। तो यहाँ कोड से जो है कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, देशांतर रेखा के विषय में कौन सा कथन गलत है? यानी गलत आपको कथन बताना है फ्रेंड्स, कौन सा कथन गलत है। देशांतर रेखा के विषय में आपको बताना है कौन सा कथन गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा है। उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली यह काल्पनिक रेखा है देशांतर रेखा। तो यह करेक्ट है। ये रेखाएं आपस में समानांतर होती हैं? जी नहीं, ये रेखाएं आपस में समानांतर एकदम बिल्कुल नहीं होती हैं। तो यहाँ पर जो बी दिया गया है वह है गलत स्टेटमेंट है। और भी जैसा कि इसमें ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, विषुवत रेखा पर इनके बीच की दूरी अधिकतम 111.3 किलोमीटर होती है। विषुवत रेखा पर इनके बीच की जो दूरी होती है 111.3 किलोमीटर होती है। तो यह करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, प्रधान मध्याह्न रेखा के दोनों ओर 180 डिग्री अंशों में देशांतर रेखाएं विभाजित हैं। तो यह भी करेक्ट है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी इनकरेक्ट है। ये रेखाएं आपस में समानांतर होती हैं? जी नहीं, यह गलत है। तो इनका कारण क्या होता है फ्रेंड्स? देशांतर रेखाएं आपस में समानांतर नहीं होती हैं क्योंकि ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतरों के बीच की दूरी बढ़ती जाती है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, क्यूपर बेल्ट क्या है? यानी क्यूपर बेल्ट के विषय में बताना है। क्यूपर बेल्ट क्या होता है? तो ऑप्शन देखते हैं। यह मलबों की बड़ी पट्टी है। क्यूपर बेल्ट, यह ऑप्शन करेक्ट है। नेपच्यून के बाद इसकी उपस्थिति मिलती है, यह भी करेक्ट है फ्रेंड्स। इसमें अमोनिया, मीथेन और बर्फ़ होती है, बिल्कुल करेक्ट है। तो क्यूपर बेल्ट जो कि मलबों की बड़ी पट्टी होती है, नेपच्यून के बाद इसकी उपस्थिति मिलती है। इसमें अमोनिया, मीथेन और बर्फ़ होती है। तो यहाँ 1 2 3 तीनों ही करेक्ट हैं। तो यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं नीचे, इसमें 1 2 3, तो 1 2 3 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, आकार के अनुसार अवरोही क्रम में 7वें नंबर पर कौन सा ग्रह है? आकार के अनुसार अवरोही क्रम में 7वें नंबर पर फ्रेंड्स मंगल होता है। मंगल जो कि 7वें नंबर पर है आकार में। तो क्वेश्चन नंबर 9 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, धूमकेतु कितने वर्षों के बाद दिखलाई देता है? धूमकेतु के विषय में बताना है। धूमकेतु कितने वर्षों के बाद दिखलाई देता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 76 साल के बाद, यानी 76 वर्ष यहाँ पर करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, चंद्रग्रहण के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? चंद्रग्रहण के विषय में आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ फर्स्ट दिया गया है, नंबर 1, सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी के आने से चंद्रग्रहण होता है। सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी के आने से चंद्रग्रहण होता है। जी, यह बिल्कुल करेक्ट है। सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाती है तो चंद्रग्रहण होता है फ्रेंड्स, यानी बीच में पृथ्वी होती है, तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर नहीं पड़ता है तो चंद्रग्रहण बनता है फ्रेंड्स।
चंद्र ग्रहण की स्थिति जो कि पूर्णिमा के दिन बनती है, यह करेक्ट है फ्रेंड्स। नंबर 3 दिया गया है, पूर्ण चंद्र ग्रहण लगभग 2 घंटे 30 मिनट का होता है, यह इनकरेक्ट है फ्रेंड्स। और नंबर 4 है कि अर्ध चंद्र ग्रहण को प्रछाया कहते हैं, यह इनकरेक्ट है। तो इसमें 2 करेक्ट ऑप्शन बन रहे हैं। सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी के आने से चंद्र ग्रहण होता है, यह करेक्ट है। और चंद्र ग्रहण की स्थिति पूर्णिमा के दिन बनती है, यह भी करेक्ट है। तो यहाँ जो कूट दिए गए हैं, कूट से 1 और 2 करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी, यहाँ ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 करेक्ट होगा। तो चंद्र ग्रहण जो होता है आंशिक या पूर्ण दोनों तरह का होता है। पूर्ण चंद्र ग्रहण का समय लगभग 1 घंटा 40 मिनट का होता है। तो फ्रेंड्स जो पूर्ण चंद्र ग्रहण का जो समय होता है लगभग 1 घंटा 40 मिनट, यानी 1 घंटे और 40 मिनट का होता है पूर्ण चंद्र ग्रहण फ्रेंड्स। और चंद्र ग्रहण जो बनता है पूर्णिमा को ही होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है, भूपृष्ठ से भूगर्भ की ओर अंदर जाने पर कितने मीटर के बाद 1 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से तापमान में वृद्धि होती है। आपको बताना है, जब हम भूपृष्ठ से भूगर्भ की ओर अंदर जाते हैं तो कितने मीटर के बाद 1 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से तापमान में वृद्धि होती है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा 32 मीटर। 32 मीटर, यानी 32 मीटर जब हम अंदर जाते हैं तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान में वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर ही करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है, भूपटल का औसत घनत्व क्या है। भूपटल का औसत घनत्व क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2.7, यानी भूपटल का औसत घनत्व है जो कि 2.7 होता है। फ्रेंड्स महाद्वीपों की रचना औषधि चट्टानों से हुई है और इसका औसत घनत्व 2.7 होता है, जबकि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व, यानी संपूर्ण पृथ्वी का जो घनत्व है वह फ्रेंड्स 5.5, यानी 5.5 है। यह संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के अनुसार। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भूकंप के प्राथमिक या अनुदैर्ध्य तरंग को किस नाम से जाना जाता है। भूकंप का प्राथमिक या अनुदैर्ध्य तरंग को किस नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स इनको कहते हैं पी तरंग। यानी भूकंप जब आता है तो इसकी जो प्राथमिक और अनुदैर्ध्य तरंगें जो बनती हैं फ्रेंड्स उसको जो है कि हम पी तरंग कहते हैं। भूकंप मापी जो यंत्र होता है सिस्मोग्राफ, उस पर सबसे पहले पी तरंगें ही अंकित होती हैं जो कि प्राथमिक या अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो दिया गया है 15, भूमंडल के सियाल परत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। भूमंडल के सियाल परत के विषय में आपको बताना है। भूमंडल का जो सियाल परत है इसके विषय में कौन सा कथन सत्य है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन देखते हैं, इसकी संरचना सिलिका और एल्यूमिनियम से हुई है। इसकी जो रचना हुई है सिलिका और एल्यूमिनियम से हुई है, यह करेक्ट है। यह परत अम्लीय अंशों की प्रधानता वाली ग्रेनाइट शैल है, यह करेक्ट है। और नेक्स्ट इसमें दिया गया है, महाद्वीपों का निर्माण सियाल से ही हुआ है। महाद्वीपों का निर्माण सियाल से हुआ है, तो यह भी करेक्ट है। तो इसमें और यह सीमा परत से भारी होती है, जी नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 यह 3 करेक्ट हो रहे हैं। सियाल परत जिसकी संरचना सिलिका और एल्यूमिनियम से हुई है, यह अम्लीय अंशों की प्रधानता वाली ग्रेनाइट शैल है और महाद्वीपों का निर्माण सियाल से हुआ है। तो 3 यहाँ पर जो है करेक्ट हो रहे हैं। 1, 2, 3 कूट से जो है 1, 2, 3 हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर कूट से हम देख लेते हैं 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 1, 2, 3 सही है।
क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, भूमंडल के सियाल परत की औसत गहराई कितनी है? भूमंडल के सियाल परत की औसत गहराई आपको बताना है, जिसकी गहराई 50 से 300 किलोमीटर होती है। सियाल परत की औसत जो गहराई है फ्रेंड्स, वो 50 से 300 किलोमीटर है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 70 दिया गया है, 17, ज्वालामुखी का लावा धरातल के नीचे जमकर ठोस रूप धारण कर लेता है। जो ज्वालामुखी का लावा होता है, धरातल के नीचे जमकर ठोस रूप धारण कर लेता है, उसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? यानी जब ज्वालामुखी लावा धरातल के नीचे जमकर ठोस रूप धारण कर लेता है तो फ्रेंड्स इसको हम सील बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, इसे सील कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 आपको बताना है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग्म सही है? यानी सही युग्म आपको बताना है। रॉकी फर्स्ट दिया गया है, रॉकी जो उत्तरी अमेरिका में है, रॉकी पर्वत। तो यहाँ जो रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका, यह करेक्ट है। जैग्रोस जो दिया गया है, जैग्रोस वह ईरान में पड़ता है। जैग्रोस तो ये भी करेक्ट है फ्रेंड्स, जैग्रोस ईरान में पड़ता है। और काकेसस जो कि रूस में पड़ता है। जो AP9 जो दिया हुआ है फ्रेंड्स, AP9 या फ्रेंड्स मैक्सिको जो दिया हुआ है, ये गलत है। तो यहाँ 3 ऑप्शन करेक्ट हो रहे हैं। रॉकी जो कि उत्तरी अमेरिका में है, जैग्रोस ईरान में है, और काकेसस जो कि रूस में पड़ता है। तो यहाँ 1, 2 और 4 ये करेक्ट हो रहे हैं। AP9 जो दिया गया फ्रेंड्स मैक्सिको में, यह इनकरेक्ट है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19, विश्व के प्रमुख जलप्रपातों का निम्नलिखित स्थान से संबंधित कौन सा युग्म सही नहीं है? यहाँ जो जलप्रपात नीचे दिए गए हैं जलप्रपात, तो इनके सामने का जो ऑप्शन दिया गया है, जो इसमें कौन सा ऑप्शन मैच नहीं करता है आपको बताना है। तो यहाँ जैसा कि ब्राउनी जो प्रपात दिया गया है, ब्राउनी प्रपात यह न्यूजीलैंड में है, यह करेक्ट है। जो नीचे दिया गया है ब्रूस प्रपात नॉर्वे में जो दिया गया है, यह इनकरेक्ट है। बोयोमा जो प्रपात लाओस में दिया गया, इनकरेक्ट है। और जो विक्टोरिया जो प्रपात दिया गया है जिम्बाब्वे, यह करेक्ट है। विक्टोरिया प्रपात जिम्बाब्वे में है और ब्राउनी प्रपात न्यूजीलैंड में है। तो यहाँ 2 करेक्ट हो रहे हैं, 1 और 4। तो जो नीचे कूट दिया गया है, फ्रेंड्स इस ऑप्शन में हमें थोड़ा सा देखना होगा। जो ब्रूस प्रपात है, ब्रूस प्रपात, यहाँ क्वेश्चन जो पूछा गया फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखते हैं कौन सा युग्म सही नहीं है। सही नहीं है इसको आपको बताना है। तो यहाँ तो ब्राउनी प्रपात न्यूजीलैंड में है, तो करेक्ट है फ्रेंड्स। और विक्टोरिया प्रपात जिम्बाब्वे में है। 1 और 4 करेक्ट हो रहे हैं। जो करेक्ट नहीं है वो बताना है फ्रेंड्स। तो यहाँ 2 और 3 करेक्ट नहीं है। तो 2 और 3 जो करेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर जो है कि कुट से जो है कि यहाँ डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, लिखित में से कौन सी आकृति पवन द्वारा अपर्दित है? पवन के द्वारा अपर्दित आपको बताना है। पवन के द्वारा अपर्दित होने वाली आकृति कौन सी है? यार्डन। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है, यार्डन, यह करेक्ट होगा। पवन के द्वारा अपर्दित, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यार्डन होता क्या है फ्रेंड्स? जब कठोर और कोमल चट्टानें एक दूसरे के समानांतर लंबवत खड़ी होती हैं और जब वायु कोमल चट्टानों का अपरदन कर देती है, तो जो कठोर चट्टान होती है नुकीले स्तंभ के रूप में खड़ी रहती है और इसी को यार्डन कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 जो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 21, दस्त ई कबीर नामक मरुस्थल, दस्त ई कबीर नामक मरुस्थल जो कि ईरान में पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशतता बतानी है।
नाइट्रोजन गैस की प्रतिशतता वायुमंडल में बताना है। तो ये आप सबको पता होगा कि वायुमंडल में जो नाइट्रोजन गैस की प्रतिशतता होती है वह 78.8 होती है, 78%। तो 78.8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है, क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में प्रति 1000 किलोमीटर पर कितने डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आती है। आपको बताना है क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में प्रति 1000 किलोमीटर पर कितने डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड। 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा फ्रेंड्स। क्षोभमंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में प्रति 1000 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 24, क्षोभमंडल से संबंधित निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यानी सत्य नहीं है, आपको यह बताना है कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, यह वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है क्षोभमंडल। तो यह करेक्ट है। क्षोभमंडल जो होती है वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। क्षोभमंडल के शिवा में ऋतु परिवर्तन होता है। जी यह करेक्ट है। इसकी ऊंचाई विषुवत रेखा पर कम और ध्रुवों पर अधिक होती है। आपको बताना है करेक्ट नहीं है फ्रेंड्स, जो ऑप्शन करेक्ट नहीं है वो बताना है आपको। तो यहाँ पर दो जो ऑप्शन दिए गए हैं, यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है, ये तो करेक्ट है फ्रेंड्स। क्षोभमंडल की सीमा में ऋतु परिवर्तन होता है, यह करेक्ट है। और करेक्ट जो नहीं है उसे आपको बताना है, इसकी ऊंचाई विषुवत रेखा पर कम, इसकी ऊंचाई विषुवत रेखा पर कम और ध्रुवों पर अधिक होती है, यह इनकरेक्ट है। वायु में उपस्थित गैसों का 75% क्षोभमंडल में पाया जाता है। जी नहीं, ये भी इनकरेक्ट है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जो करेक्ट बन रहे हैं, करेक्ट जो फ्रेंड्स जो बन रहा है, जो करेक्ट बन रहे हैं, तो यहाँ पर करेक्ट 1 और 2 हो जाएगा फ्रेंड्स। तो कूट से जो है, कूट से देखते हैं, कूट जो कि 2 और 3, यहाँ पर जो इनकरेक्ट नहीं है 2, 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है, मदर ऑफ पर्ल से क्या तात्पर्य है। मदर ऑफ पर्ल के विषय में बताना है। मदर ऑफ पर्ल क्या है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया समताप मंडल में उपलब्ध दुर्लभ बादल। तो ये करेक्ट होगा फ्रेंड्स। समताप मंडल में उपलब्ध दुर्लभ बादल को मदर ऑफ पर्ल कहते हैं। समताप मंडल में बादल तो नहीं पाए जाते हैं, परंतु कभी कभी जलवाष्प उपलब्ध होने पर दुर्लभ बादल बन जाते हैं, जिसे हम मदर ऑफ पर्ल कहते हैं। तो समताप मंडल में उपलब्ध दुर्लभ बादल को ही मदर ऑफ पर्ल कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, समताप मंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो सही कथन आपको बताने हैं समताप मंडल के विषय में। जो इसकी ऊंचाई होती है, इसकी ऊंचाई सागर तल से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत है, यह करेक्ट है। सामान्यतः इस मंडल में बादल नहीं पाए जाते हैं, तो यह करेक्ट है। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, यह करेक्ट है। और आगे दिया गया है, इस मंडल के ऊपरी भाग में तापमान क्रमशः घटता जाता है। जी नहीं, यह इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ 3 जो 1, 2, 3 करेक्ट हो रहे हैं। समताप मंडल के विषय में जो इसकी ऊंचाई होती है सागर तल से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत है। सामान्यतः इस मंडल में बादल नहीं पाए जाते हैं और समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। तो यह 3 करेक्ट बन रहे हैं। 1, 2, 3 करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 1, 2, 3।
क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है, समतापमंडल की ऊंचाई। समतापमंडल की जो ऊंचाई है वह सागर तल से कितने किलोमीटर तक है? तो सागर तल से समतापमंडल की जो ऊंचाई है वो 50 किलोमीटर है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है, सूर्य की सतह का तापमान कितने डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता है? सूर्य की सतह का जो तापमान है, तो सूर्य की सतह का तापमान लगभग जो है कि 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है, सौर स्थिरांक क्या है? सौर स्थिरांक क्या है? तो सौर स्थिरांक क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट दिया गया है, वायुमंडल की सीमा पर प्राप्त होने वाले सूर्यातप की मात्रा। वायुमंडल की सीमा पर प्राप्त होने वाले सूर्यातप की मात्रा को ही सौर स्थिरांक कहते हैं फ्रेंड्स। सौर स्थिरांक कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 30 जो दिया गया है, आपतन का कोण। आपतन कोण के विषय में आपको बताना है, आपतन कोण के विषय में कि आपतन कोण, जैसा कि यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, आपतन कोण के संबंध में कौन सी बातें सही है? सही बात आपको बताना है। जैसा कि नंबर ए दिया गया है, सूर्य की किरण और पृथ्वी की सतह के बीच बना हुआ यह कोण होता है आपतन कोण। तो यह करेक्ट है। सूर्य की सतह और पृथ्वी की सतह के बीच बना हुआ कोण आपतन कोण है। और बी दिया गया है, सूर्य की किरण सीधी होने पर आपतन कोण छोटा होता है। यह इनकरेक्ट है फ्रेंड्स। सूर्य की किरण सीधी होने पर आपतन कोण छोटा हो जाता है, यह इनकरेक्ट है। और नंबर 3 जो दिया गया है, सूर्य की किरण तिरछी होने पर आपतन कोण बड़ा हो जाता है, यह भी इनकरेक्ट है। तो जो इसमें करेक्ट है फ्रेंड्स वह केवल नंबर ए करेक्ट है। सूर्य की किरण पृथ्वी की सतह के बीच, सूर्य की किरण और पृथ्वी की सतह के बीच बना कोण आपतन कोण होता है। तो इसमें नंबर 1 करेक्ट है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये रहे इस वीडियो के 30 क्वेश्चंस। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हर कामयाबी पे तुम्हारा नाम होगा, हर कामयाबी पे तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारे हर कदम पे दुनिया का सलाम होगा। डटकर सामना करना तुम मुश्किलों का, एक दिन वक्त भी तुम्हारा गुलाम होगा। जी हाँ, आपने ठीक सुना, हमें मुश्किलों और हालातों का सामना करना ही होगा। हमारे सामने परिस्थितियाँ व हालात चाहे जैसे भी हों, हमें उन सभी मुश्किलों से लड़ना होगा, अपनी राह को सुगम व सरल बनाना होगा और अपने लक्ष्य को हासिल करना होगा। फिर एक दिन तो वक्त भी हमारा गुलाम बन जाएगा। हाय फ्रेंड्स, आई एम राकेश सिंह and you are watching my study channel करिश्मा स्टडी जोन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने पुनः आपके लिए भूगोल के महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों का कलेक्शन किया है। फ्रेंड्स, ये सारे प्रश्न कॉम्पिटिटिव लेवल के हैं। तो आइए इन प्रश्नों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, मिस्र नील नदी का उपहार है, यह कथन किसका माना जाता है? मिस्र नील नदी का उपहार है, यह कथन किसका माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है हेरोडोटस। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित भूगोलवेत्ताओं में से किसने मानव केंद्रित भूगोल पर बल दिया? यानी मानव केंद्रित भूगोल पर बल देने वाला भूगोलवेत्ता का नाम बताना है। मानव केंद्रित भूगोल, यानी मानव केंद्रित भूगोल जिसने यह शब्द दे दिया है उसका नाम है फ्रेंड जेफरसन। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा। मानव केंद्रित भूगोल पर बल देने वाला जो भूगोलवेत्ता है उसका नाम है जेफरसन। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है,
द्वितीय जनसांख्यिकी संक्रमण की अवधारणा किसने प्रारंभ की? द्वितीय जनसांख्यिकी अवधारणा द्वितीय जनसांख्यिकी संक्रमण की अवधारणा किसने प्रारंभ की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वेंडिका। यानी वेंडिका द्वितीय जनसांख्यिकी संक्रमण की अवधारणा को आरंभ किया। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, प्रत्येक 4 वर्षों पर अधिवर्ष क्यों होता है? आपको बताना है प्रत्येक 4 वर्षों पर अधिवर्ष क्यों होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बरस की लंबाई दिनों की पूर्णांक संख्या नहीं है। बरस की लंबाई दिनों की पूर्णांक संख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर वस्तुओं के भार में किस प्रकार का परिवर्तन होता है? यानी जब हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो वस्तुओं के भार में क्या परिवर्तन होता है? तो वस्तु का भार बढ़ता है। वस्तु का भार बढ़ता है, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। इसमें वस्तु के भार में बढ़ोतरी होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, पृथ्वी के घूर्णन बल में कमी के कारण ही विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर वस्तु के भार में बढ़ोतरी होती है। यानी इसका कारण है पृथ्वी का घूर्णन बल में कमी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, अक्षांश रेखा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपको बताना है अक्षांश रेखा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है फ्रेंड्स। यानी सत्य कथन को आपको बताना है। तो यहाँ स्टेटमेंट जैसा कि दिए गए हैं, स्टेटमेंट पहले देखते हैं। स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है, विषुवत रेखीय वृत्त सबसे बड़ी अक्षांश रेखा होती है, यह करेक्ट है। दक्षिणी गोलार्ध में विषुवत रेखा से 23 डिग्री अंश पर मकर रेखा होती है, यह करेक्ट है। उत्तरी गोलार्ध में विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री अंश पर कर्क रेखा होती है, यह भी ऑप्शन करेक्ट है। यानी अक्षांश रेखा के संदर्भ में यहाँ पर 3 करेक्ट बातें आ रही हैं। विषुवत रेखीय वृत्त सबसे बड़ी अक्षांश रेखा होती है, जी हाँ ये करेक्ट है। दक्षिणी गोलार्ध में विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री अंश पर मकर रेखा होती है, तो मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में होती है विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री अंश पर, यह करेक्ट है। उत्तरी गोलार्ध में विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री अंश पर कर्क रेखा होती है, जी हाँ ये भी करेक्ट है। नीचे जो 4 नंबर का दिया गया है, 68.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को अंटार्कटिका वृत्त कहते हैं। तो यहाँ पर जो दिया गया है 68.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को, फ्रेंड्स ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो यहाँ जो है कि करेक्ट 3 ऑप्शन मिल रहे हैं 1 2 3। तो यहाँ कोड से जो है कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, देशांतर रेखा के विषय में कौन सा कथन गलत है? यानी गलत आपको कथन बताना है फ्रेंड्स, कौन सा कथन गलत है। देशांतर रेखा के विषय में आपको बताना है कौन सा कथन गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा है। उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली यह काल्पनिक रेखा है देशांतर रेखा, तो यह करेक्ट है। ये रेखाएं आपस में समानांतर होती हैं? जी नहीं, ये रेखाएं आपस में समानांतर एकदम बिल्कुल नहीं होती हैं। तो यहाँ पर जो बी दिया गया है वह है गलत स्टेटमेंट है। और भी जैसा कि इसमें ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, विषुवत रेखा पर इनके बीच की दूरी अधिकतम 111.3 किलोमीटर होती है। विषुवत रेखा पर इनके बीच की जो दूरी होती है 111.3 किलोमीटर होती है, तो यह करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, प्रधान मध्याह्न रेखा के दोनों ओर 180 डिग्री अंशों में देशांतर रेखाएं विभाजित हैं, तो यह भी करेक्ट है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी इनकरेक्ट है।
ऑप्शन नंबर बी इनकरेक्ट है। ये रेखाएं आपस में समानांतर होती हैं, जी नहीं, यह गलत है। तो इनका कारण क्या होता है फ्रेंड्स? देशांतर रेखाएं आपस में समानांतर नहीं होती हैं क्योंकि ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतरों के बीच की दूरी बढ़ती जाती है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, क्यूपर बेल्ट क्या है? यानी क्यूपर बेल्ट के विषय में बताना है। क्यूपर बेल्ट क्या होता है? तो ऑप्शन देखते हैं। यह मलबों की बड़ी पट्टी है। यह मलबों की बड़ी पट्टी है क्यूपर बेल्ट, यह ऑप्शन करेक्ट है। नेपच्यून के बाद इसकी उपस्थिति मिलती है, यह भी करेक्ट है फ्रेंड्स। इसमें अमोनिया, मीथेन और बर्फ़ होती है। इसमें अमोनिया, मीथेन और बर्फ़ होती है, बिल्कुल करेक्ट है। तो क्यूपर बेल्ट जो कि मलबों की बड़ी पट्टी होती है, नेपच्यून के बाद इसकी उपस्थिति मिलती है। इसमें अमोनिया, मीथेन और बर्फ़ होती है। तो यहाँ 1, 2, 3 तीनों ही करेक्ट हैं। तो यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं नीचे, इसमें 1, 2, 3, तो 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है। आकार के अनुसार अवरोही क्रम में 7वें नंबर पर कौन सा ग्रह है? आकार के अनुसार अवरोही क्रम में 7वें नंबर पर फ्रेंड्स मंगल होता है। मंगल जो कि 7वें नंबर पर है आकार में। तो क्वेश्चन नंबर 9 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है। धूमकेतु कितने वर्षों के बाद दिखलाई देता है? धूमकेतु के विषय में बताना है। धूमकेतु कितने वर्षों के बाद दिखलाई देता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 76 साल के बाद, यानी 76 वर्ष यहाँ पर करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है। चंद्रग्रहण के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? चंद्रग्रहण के विषय में आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ फर्स्ट दिया गया है नंबर 1, सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी के आने से चंद्रग्रहण होता है। सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी के आने से चंद्रग्रहण होता है, जी यह बिल्कुल करेक्ट है। सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाती है तो चंद्रग्रहण होता है फ्रेंड्स, यानी बीच में चंद्रमा होता, बीच में पृथ्वी होती है तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर नहीं पड़ता है तो चंद्रग्रहण बनता है फ्रेंड्स। चंद्रग्रहण की स्थिति जो कि पूर्णिमा के दिन बनती है, यह करेक्ट है फ्रेंड्स। नंबर 3 दिया गया है। पूर्ण चंद्रग्रहण लगभग 2 घंटे 30 मिनट का होता है, यह इनकरेक्ट है फ्रेंड्स। और नंबर 4 है कि अर्ध चंद्रग्रहण को प्रछाया कहते हैं, यह इनकरेक्ट है। तो इसमें 2 करेक्ट ऑप्शन बन रहे हैं। सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी के आने से चंद्रग्रहण होता है, यह करेक्ट है। और चंद्रग्रहण की स्थिति पूर्णिमा के दिन बनती है, यह भी करेक्ट है। तो यहाँ जो कूट दिए गए हैं, कूट से 1 और 2 करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी, यहाँ ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 करेक्ट होगा। तो चंद्रग्रहण जो होता है आंशिक या पूर्ण दोनों तरह का होता है। पूर्ण चंद्रग्रहण का समय लगभग 1 घंटा 40 मिनट का होता है। तो फ्रेंड्स जो पूर्ण चंद्रग्रहण का जो समय होता है लगभग 1 घंटा 40 मिनट, यानी 1 घंटे और 40 मिनट का होता है पूर्ण चंद्रग्रहण फ्रेंड्स। और चंद्रग्रहण जो बनता है पूर्णिमा को ही होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है। भूपृष्ठ से भूगर्भ की ओर अंदर जाने पर कितने मीटर के बाद 1 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से तापमान में वृद्धि होती है? आपको बताना है जब हम भूपृष्ठ से भूगर्भ की ओर अंदर जाते हैं तो कितने मीटर के बाद 1 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से तापमान में वृद्धि होती है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा 32 मीटर। 32 मीटर, यानी 32 मीटर जब हम अंदर जाते हैं तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान में वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर ही करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है। भूपटल का औसत घनत्व क्या है?
भूपटल का औसत घनत्व क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2.7। यानी भूपटल का औसत घनत्व है जो कि 2.7 होता है। फ्रेंड्स, महाद्वीपों की रचना और शादी चट्टानों से हुई है और इसका औसत घनत्व 2.7 होता है। जबकि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व, यानी संपूर्ण पृथ्वी का जो घनत्व है वह फ्रेंड्स 5.5, यानी 5.5 है। यह संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के अनुसार। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भूकंप के प्राथमिक या अनुदैर्ध्य तरंग को किस नाम से जाना जाता है? भूकंप का प्राथमिक या अनुदैर्ध्य तरंग को किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, इनको कहते हैं पी तरंग। यानी भूकंप जब आता है तो इसकी जो प्राथमिक और अनुदैर्ध्य तरंगें जो बनती हैं फ्रेंड्स, उसको जो है कि हम पी तरंग कहते हैं। भूकंप मापी जो यंत्र होता है सिस्मोग्राफ, उस पर सबसे पहले पी तरंगें ही अंकित होती हैं जो कि प्राथमिक या अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो दिया गया है 15, भूमंडल के सियाल परत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भूमंडल के सियाल परत के विषय में आपको बताना है। भूमंडल का जो सियाल परत है इसके विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन देखते हैं। इसकी संरचना सिलिका और एल्यूमिनियम से हुई है। इसकी जो रचना हुई है सिलिका और एल्यूमिनियम से हुई है, यह करेक्ट है। यह परत अम्लीय अंशों की प्रधानता वाली ग्रेनाइट शैल है, यह करेक्ट है। और नेक्स्ट इसमें दिया गया है, महाद्वीपों का निर्माण सियाल से ही हुआ है। महाद्वीपों का निर्माण सियाल से हुआ है, तो यह भी करेक्ट है। तो इसमें, और यह सीमा परत से भारी होती है, जी नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 या 3 करेक्ट हो रहे हैं। सियाल परत जिसकी संरचना सिलिका और एल्यूमिनियम से हुई है, यह अम्लीय अंशों की प्रधानता वाली ग्रेनाइट शैल है और महाद्वीपों का निर्माण सियाल से हुआ है। तो 3 यहाँ पर जो करेक्ट हो रहे हैं। 1, 2, 3 कूट से जो है 1, 2, 3 हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर कूट से हम देख लेते हैं 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 1, 2, 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, भूमंडल के सियाल परत की औसत गहराई कितनी है? भूमंडल के सियाल परत की औसत गहराई आपको बताना है, जिसकी गहराई 50 से 300 किलोमीटर होती है। सियाल परत की औसत जो गहराई है फ्रेंड्स, वो 50 से 300 किलोमीटर है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 70 दिया गया है, 17, ज्वालामुखी का लावा धरातल के नीचे जमकर ठोस रूप धारण कर लेता है। जो ज्वालामुखी का लावा होता है धरातल के नीचे जमकर ठोस रूप धारण कर लेता है, उसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? यानी जब ज्वालामुखी लावा धरातल के नीचे जमकर ठोस रूप धारण कर लेता है तो फ्रेंड्स इसको हम सील बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, इसे सील कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 आपको बताना है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग्म सही है? यानी सही युग्म आपको बताना है। रॉकी फर्स्ट दिया गया है, रॉकी जो उत्तरी अमेरिका में है, रॉकी पर्वत। तो यहाँ जो रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका, यह करेक्ट है। जैग्रोस जो दिया गया है, जैग्रोस वह ईरान में पड़ता है। जैग्रोस तो ये भी करेक्ट है फ्रेंड्स, जैग्रोस ईरान में पड़ता है। और काकेकस जो कि रूस में पड़ता है। जो AP9 जो दिया हुआ है फ्रेंड्स, AP9 या फ्रेंड्स मैक्सिको जो दिया हुआ है, ये गलत है। तो यहाँ 3 ऑप्शन करेक्ट हो रहे हैं। रॉकी जो कि उत्तरी अमेरिका में है, जैग्रोस ईरान में है और काकेकस जो कि रूस में पड़ता है। तो यहाँ 1, 2 और 4 ये करेक्ट हो रहे हैं। AP9 जो दिया गया फ्रेंड्स मैक्सिको में, यह इनकरेक्ट है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर
19 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19, विश्व के प्रमुख जलप्रपातों का निम्नलिखित स्थान से संबंधित कौन सा युग्म सही नहीं है। यहाँ जो जलप्रपात नीचे दिए गए हैं जलप्रपात, तो इनके सामने का जो ऑप्शन दिया गया है, जो इसमें कौन सा ऑप्शन मैच नहीं करता है आपको बताना है। तो यहाँ जैसा कि ब्राउनी जो प्रपात दिया गया है, ब्राउनी प्रपात यह न्यूजीलैंड में है, यह करेक्ट है। जो नीचे दिया गया है ब्रूस प्रपात नॉर्वे में जो दिया गया है, यह इनकरेक्ट है। बोयोमा जो प्रपात लाओस में दिया गया, इनकरेक्ट है। और जो विक्टोरिया जो प्रपात दिया गया है जिम्बाब्वे, यह करेक्ट है। विक्टोरिया प्रपात जिम्बाब्वे में है और ब्राउनी प्रपात न्यूजीलैंड में है। तो यहाँ 2 करेक्ट हो रहे हैं, 1 और 4। तो जो नीचे कूट दिया गया है, फ्रेंड्स इस ऑप्शन में हमें थोड़ा सा देखना होगा। जो ब्रूस प्रपात है, ब्रूस प्रपात, यहाँ क्वेश्चन जो पूछा गया फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखते हैं कौन सा युग्म सही नहीं है। सही नहीं है इसको आपको बताना है। तो यहाँ तो ब्राउनी प्रपात न्यूजीलैंड, ब्राउनी प्रपात न्यूजीलैंड में है तो करेक्ट है फ्रेंड्स। और विक्टोरिया प्रपात जिम्बाब्वे में है। 1 और 4 करेक्ट हो रहे हैं। जो करेक्ट नहीं है वह बताना है फ्रेंड्स। तो यहाँ 2 और 3 करेक्ट नहीं है। तो 2 और 3 जो करेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर जो है कि कूट से जो है कि यहाँ डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, लिखित में से कौन सी आकृति पवन द्वारा अपर्दित है। पवन के द्वारा अपर्दित आपको बताना है। पवन के द्वारा अपर्दित होने वाली आकृति कौन सी है। यार्डन, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है यार्डन, यह करेक्ट होगा। पवन के द्वारा अपर्दित, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यार्डन होता क्या है फ्रेंड्स, जब कठोर और कोमल चट्टानें एक दूसरे के समानांतर लंबवत खड़ी होती हैं और जब वायु कोमल चट्टानों का अपरदन कर देती है, तो जो कठोर चट्टान होती है नुकीले स्तंभ के रूप में खड़ी रहती है और इसी को यार्डन कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 जो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 21, दस्त-ए कबीर नामक मरुस्थल, दस्त-ए कबीर नामक मरुस्थल जो कि ईरान में पड़ता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशतता बतानी है। नाइट्रोजन गैस की प्रतिशतता वायुमंडल में बताना है। तो ये आप सबको पता होगा कि वायुमंडल में जो नाइट्रोजन गैस की प्रतिशतता होती है वह 78.8 होती है, 78%। तो 78.8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है, क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में प्रति 1000 किलोमीटर पर कितने डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आती है। आपको बताना है क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में प्रति 1000 किलोमीटर पर कितने डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा फ्रेंड्स। क्षोभमंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में प्रति 1000 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 24, क्षोभमंडल से संबंधित निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यानी सत्य नहीं है, आपको यह बताना है कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, यह वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है क्षोभमंडल, तो यह करेक्ट है। क्षोभमंडल जो होती है वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। क्षोभमंडल के शिवा में ऋतु परिवर्तन होता है, जी यह करेक्ट है। इसकी ऊंचाई विषुवत रेखा पर कम और ध्रुवों पर अधिक होती है, आपको बताना है। करेक्ट नहीं है फ्रेंड्स, जो ऑप्शन करेक्ट नहीं है वो बताना है आपको।
तो यहाँ पर दो जो ऑप्शन दिए गए हैं, यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है, ये तो करेक्ट है फ्रेंड्स। क्षोमंडल की सीमा में ऋतु परिवर्तन होता है, यह करेक्ट है। और करेक्ट जो नहीं है उसे आपको बताना है। इसकी ऊंचाई विषुवत रेखा पर कम, इसकी ऊंचाई विषुवत रेखा पर कम और ध्रुवों पर अधिक होती है, यह इनकरेक्ट है। वायु में उपस्थित गैसों का 75% क्षोभमंडल में पाया जाता है, जी नहीं, ये भी इनकरेक्ट है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जो करेक्ट बन रहे हैं, करेक्ट जो फ्रेंड्स जो बन रहा है, जो करेक्ट बन रहे हैं, तो यहाँ पर करेक्ट 1 और 2 हो जाएगा फ्रेंड्स। तो कूट से जो है, कूट से देखते हैं, कूट जो कि 2 और 3, यहाँ पर जो इनकरेक्ट नहीं है 2, 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है, मदर ऑफ पर्ल से क्या तात्पर्य है। मदर ऑफ पर्ल के विषय में बताना है। मदर ऑफ पर्ल क्या है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया समताप मंडल में उपलब्ध दुर्लभ बादल, तो ये करेक्ट होगा फ्रेंड्स। समताप मंडल में उपलब्ध दुर्लभ बादल को मदर ऑफ पर्ल कहते हैं। समताप मंडल में बादल तो नहीं पाए जाते हैं, परंतु कभी कभी जलवाष्प उपलब्ध होने पर दुर्लभ बादल बन जाते हैं, जिसे हम मदर ऑफ पर्ल कहते हैं। तो समताप मंडल में उपलब्ध दुर्लभ बादल को ही मदर ऑफ पर्ल कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, समताप मंडल के संबंध में, समताप मंडल के संबंध में लिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो सही कथन आपको बताने हैं समताप मंडल के विषय में। जो इसकी ऊंचाई होती है, इसकी ऊंचाई सागर तल से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत है, यह करेक्ट है। सामान्यतः इस मंडल में बादल नहीं पाए जाते हैं, तो यह करेक्ट है। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, यह करेक्ट है। और आगे दिया गया है, इस मंडल के ऊपरी भाग में तापमान क्रमशः घटता जाता है, जी नहीं, यह इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ 3 जो 1, 2, 3 करेक्ट हो रहे हैं। समताप मंडल के विषय में जो इसकी ऊंचाई होती है सागर तल से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत है। सामान्यतः इस मंडल में बादल नहीं पाए जाते हैं और समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, तो यह 3 करेक्ट बन रहे हैं। 1, 2, 3 करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है, समताप मंडल की ऊंचाई, समताप मंडल की जो ऊंचाई है वह सागर तल से कितने किलोमीटर तक है। तो सागर तल से समताप मंडल की जो ऊंचाई है वह 50 किलोमीटर है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है, सूर्य की सतह का तापमान कितने डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता है। सूर्य की सतह का जो तापमान है, तो सूर्य की सतह का तापमान लगभग जो है कि 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है, सौर स्थिरांक क्या है। सौर स्थिरांक क्या है। तो सौर स्थिरांक क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट दिया गया है, वायुमंडल की सीमा पर प्राप्त होने वाले सूर्यातप की मात्रा। वायुमंडल की सीमा पर प्राप्त होने वाले सूर्यातप की मात्रा को ही सौर स्थिरांक कहते हैं फ्रेंड्स। सौर स्थिरांक कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 30 जो दिया गया है, आपतन का कोण, आपतन कोण के विषय में आपको बताना है। आपतन कोण के विषय में कि आपतन कोण, जैसा कि यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, आपतन कोण के संबंध में कौन सी बातें सही है। सही बात आपको बताना है। जैसा कि नंबर ए दिया गया है, सूर्य की किरण और पृथ्वी की सतह के बीच बना हुआ यह कोण होता है आपतन कोण, तो यह करेक्ट है। सूर्य की सतह और पृथ्वी की सतह के बीच बना हुआ कोण आपतन कोण है। और भी दिया गया है, सूर्य की किरण सीधी होने पर आपतन कोण छोटा होता है, यह इनकरेक्ट है फ्रेंड्स।
सूर्य की किरण सीधी होने पर आपतन कोण छोटा हो जाता है, यह इनकरेक्ट है। और नंबर 3 जो दिया गया है, सूर्य की किरण तिरछी होने पर आपतन कोण बड़ा हो जाता है, यह भी इनकरेक्ट है। तो जो इसमें करेक्ट है फ्रेंड्स, वह केवल नंबर ए करेक्ट है। सूर्य की किरण पृथ्वी की सतह के बीच, सूर्य की किरण और पृथ्वी की सतह के बीच बना कोण आपतन कोण होता है। तो इसमें नंबर 1 करेक्ट है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये रहे इस वीडियो के 30 क्वेश्चंस। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।